हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका स्वागत है। क्या ज़्यादा मेंबर घर में रहते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा? क्या अगर ब्लड रिलेशन में किसी को हम रेंट पे मकान देते हैं या तो ऐसे ही मकान देते हैं तो क्या मुझे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस सेम देना पड़ेगा कि कम होगा? क्या ऐसे ही कुछ सवाल रिलेटेड विथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपका मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बहुत सारे आपने क्वेश्चन पूछे, उसके सही तरीके से और एज पर बायलॉस के हिसाब से आज के टॉपिक क्वेश्चन आंसर में मैं आपको दूंगा। तो ये वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है और अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहला कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि क्या फ्लैट में अगर एक मकान मालिक है, उसने दो फ्लैट सेम एक ही फ्लोर पे है और दोनों मर्ज कर दिया है, तो क्या मुझे एक मेंटेनेंस देना पड़ेगा या डबल मेंटेनेंस देना पड़ेगा? दोस्तों, एज पर बायलॉस के हिसाब से अगर आपका जो एरिया है वो डबल हो जाता है तो आपका एरिया के हिसाब से आपको डबल मेंटेनेंस देना है। फ्लैट एक आपने मर्ज कर दिया लेकिन एज पर जो सबसे पहले बिल्डिंग बना था उसमें अपार्टमेंट का काउंट जितना था एज पर इसमें आपने अप्रूव किया था उस हिसाब से दो फ्लैट होते हैं, इसलिए आपको दो मेंटेनेंस देना जरूरी है। अभी दोस्तों, रजिस्टर सोसाइटी और अनरजिस्टर्ड सोसाइटी होती है तो उसमें फ़ायदा और नुकसान के बारे में लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट का और बायलॉस के हिसाब से उसमें कुछ कायदे कानून होते हैं। वो कायदे कानून न अगर पालन न करें तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है। और अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है तो आपको ये सारी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलती है। तो एक क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है कि सर हमारा फ्लैट रजिस्टर हो तो अच्छा है कि नॉन रजिस्टर हो तो अच्छा है। अभी बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि रजिस्टर में फ़ायदा होता है कि नॉन रजिस्टर में फ़ायदा होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर फ्लैट में तो क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हमने फिक्स कर दिया एजीएम में तो कितने महीने कितने साल तक ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सेम रहता है? तो दोस्तों, ये सपोज कि आपकी एजीएम में फाइनल हो गया कि सो एंड सो अमाउंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो पर फ्लैट के हिसाब से इतना देना है। अभी जब तक नेक्स्ट एजीएम आती है तो उसका रिव्यू किया जाता है कि हमने जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो कलेक्शन करते हैं वो हमारे एक्चुअल खर्चे से ज़्यादा है कि कम है। अगर उससे कम है तो हमें और मेंटेन रखना है कि उससे कम करवाना है, वो डिसीजन एजीएम में लिया जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका भी डिसीजन एजीएम में लेके उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो वैलिडिटी मेजर आप गिनती जाए तो एक साल तक रहती है। अगर उसको कंटिन्यू रखना है या नहीं कंटिन्यू रखना है, नेक्स्ट एजीएम में उसको डिसाइड किया जाता है। अगला एक सवाल कि मैं अगर फ्लैट में नहीं रहता हूँ और तो मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? यस दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का कई बार सवाल आता है कि मेरा फ्लैट है लेकिन मैं नहीं रहता हूँ। अगर आप फ्लैट में हैं, नहीं रहते हैं, तो भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना ही है एज पर बायलॉस के हिसाब से। अगर आपने नहीं दिया तो एज पर मीन्स बायलॉस के हिसाब से आप डिफॉल्टर हो जाओगे और उसके हिसाब से सोसाइटी या तो रजिस्ट्रार आपके सामने एक्शन भी ले सकता है। दोस्तों, एक और मज़ेदार सवाल है आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि यही आपको मैंने पहले भी बोला था कि रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में कि अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है और वहाँ पे अगर मेंटेनेंस कॉस्ट देने के लिए क्या हम किसी मेंबर को फोर्स कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर सोसाइटी रजिस्टर नहीं है तो हम कोई भी मेंबर को पेमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट देने के लिए और एक करने के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो पहले सवाल था इसमें कि रजिस्टर सोसाइटी में फ़ायदा है या तो नॉन रजिस्टर, तो मेरे हिसाब से
आपने कायदा कानून मिलेगा, इसलिए रजिस्टर सोसाइटी का फ़ायदा सबसे अच्छा है। एक और सवाल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नाम नहीं दूंगा, कि सर हमारे यहाँ 2 BHK के सारे सेम साइज के फ्लैट हैं और हमारे जो नेबर है वो उसके फ्लैट में टोटल 15 लोग रहते हैं और बाकी सब जगह पे या तो 2 या 3 या तो मेजर 5 लोग से ज़्यादा नहीं रहते। तो क्या जो 15 लोग एक फ्लैट में रहते हैं उसका हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा? तो दोस्तों, एज पर बायलॉज के हिसाब से हमें, अगर फ्लैट सेम साइज के हैं तो हमें पर फ्लैट के हिसाब से देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल मेंबर कितने रहते हैं। हाँ, AGM में या तो जनरल मीटिंग है, हम उसको अवेयर कर सकते हैं कि भाई आपके घर में इतने मेंबर हैं, प्लीज़ कंट्रोल वाटर चार्जेस और वो सब चीज़ जो वाटर का यूटिलाइजेशन है आप थोड़ा कंट्रोल में कीजिए। अदरवाइज ज़्यादा मेंबर है तो पर मेंबर के हिसाब से हम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं ले सकते। तो दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में एक और था कि सपोज किसी को फ्लैट भाड़े पे दिया है और भाड़े इन द सेंस कि वो उसके ब्लड रिलेशन में है, तो उसका जो 10% जो चार्जेस है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, क्या नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हमें लेना चाहिए? तो दोस्तों, हमें पहले, अगर मेरे ब्लड रिलेशन में सपोज मेरे फादर है या मदर है, मेरी सिस्टर है या तो मेरा ब्रदर है, या तो हम मीन्स अगर उसको रेंट पे या तो रहने के लिए देते हैं, तो हमें सबसे पहले सोसाइटी को डिक्लेरेशन देना है कि मेरा ये फ्लैट है और मेरे फ्लैट में मेरे ये ब्लड रिलेशन वाले जो मेरे हैं उनको मैं ये दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से वो प्रूफ लेके नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमने रिटर्न में नहीं दिया तो सोसाइटी को ही पता नहीं चलेगा और सोसाइटी हमें एज पर रूल्स के बायलॉज के हिसाब से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस दे सकती है। तो होप कि दोस्तों ये वीडियो में आपको काफ़ी मेंटेनेंस के रिलेटेड आपको सवाल के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही कोई आपके कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में आपके क्वेश्चन भी हम शामिल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।